हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों की पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, है ना, हिंदी का, सिंटअप का। अगर इसको आप पास नहीं करते हैं तो फिर फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आज हम उसी के लिए तैयारी करा रहे हैं। हर बार क्वेश्चन हम वही आ जाता है ना। बहुत बार तो डांट सुनने के लिए मिला है कि क्यों करा देते हैं आप। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। वो भी कौन सा पेज से, तो ओरिजिनल पेज से, ठीक है ना। एकदम कॉपी एकदम यही रहेगा, वहीं पा जाएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो है आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है ना। और बाकी तो तैयारी हो ही रहा है आपका 25 के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है पहला आज का। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, ठीक है, और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये जो पंक्ति है हीरो कौन सा कहानी से लिया गया है? यह निबंध है, कहानी है, क्या है, किससे लिया गया है? तो लिया गया आपका शिक्षा से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अरेबा परेबा जो है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो कैसा है? तो यह है कहानी, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो किया गया है वो पंजाब अमृतसर, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा, काठ का सपना के रचयिता कौन है? कौन है? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ये ऑप्शन सब पढ़ने से फायदा थोड़ी है कि गणपति हैं कि डी हैं कि सी हैं, ऐसे टाइम वेस्ट होता है झूठ का। देखिएगा कहीं और तो ऐसे ही करेगा सब, फिर कोई फायदा ऐसे करने से है। डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं, है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जैसे कि नॉर्मली अपने आपको घर में भी बोला जाता होगा, अरे मंगरा मंगरा मंगरी कुछ भी बच्चा बच्ची का मतलब अपना घर का नाम होता है। उसी तरह जयप्रकाश नारायण का भी नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बहुत खांसी है तो अगर कहीं खोख दिए तो प्लीज इग्नोर करिएगा। अर्धनारी सर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? क्या है? निबंध है, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो दिनमान से, ठीक है ना, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, किस कवि ने लिखा, किस कवि ने लिखा खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? कौन लिखे थे? तो लिखे थे अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। ठीक है गुरु, आगे बढ़िए। नौमा देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता गजेंद्रपति के किस संग्रह का अंश है? तो किसका है? तो वो है संशयात्मा का, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। खोखी आ रहा है, बर्दाश्त करे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए कितना मेहनत कर रहा है आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर देख रहे हैं वीडियो को, था ठीक है ना गुरु। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे है? किससे है? तो अधिनायक से है, ठीक है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? तो नाम था प्रभावती, ठीक है। ठीक है, अभी तक कितने कर पाए होंगे आप? 11 में 11 तो आराम से किए होंगे, कारण कि हिंदी तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? तो दिए थे वो 1974 में दिए थे, यानी कि 5 जून 1974 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सॉरी, हाँ हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार पूछा गया है, तो कौन थे? वो हैं अभी भी, मतलब कौन थे, क्या थे भी, अभी है भी, वो है तो है बस, अभी भी किस वाला है, ये है कि पुस्तक, तो कौन है उस उनका? जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। अमिताभ सिंह दिनकर के माता पिता का नाम पूछा गया बाबू आपको, तो क्या होगा जाएगा? याद रखिएगा, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रोज शीर्षक कहानी का नायिका पूछा गया यहाँ फिर, तो कौन थी? मालती थी, है ना।
तब और का, आगे बढ़िए। किसी ने जान थोड़ी है। देखिए जान जाता है ग्रामर में, इसमें विशेषण वगैरह पूछ दिया तो फिर थोड़ा अटक जाएगा, लेकिन बुक वाला में तो आराम से बन जाता है। आगे का पूरा नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है ना। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? वहाँ पे उतना ये बताया नहीं गया है कि 4 बार की 10 बार की 20 बार की 15 बार, अनेकों बार जेल गए थे, ठीक है ना, बहुत बार जेल गए थे, अनेकों बार, ठीक है, याद रखिएगा कि भगत सिंह के पिता अनेकों बार जेल गए थे। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार पूछा गया है, तो कौन है लहरों के राजहंस का? ये हैं मोहन राकेश, ठीक है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो कौन है? एकांकी, यानी कि आपका बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इसको। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग मिट गया है कि कौन विद्या है, तो एकांकी है, ठीक है ना। कैसा है? सिपाही की माँ एकांकी है, ठीक है ना, एकांकी विद्या है, ठीक है, निबंध वगैरह नहीं है। मोहन राकेश का जन्म पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1925 में जन्म हुआ था इनका, यानी कि 8 जनवरी 1925 हो जाएगा, ठीक है। करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो किससे तो लिया गया है? पद्मावत से, यानी कि आपका सी हो जाएगा। बाबू अगर अभी तक टिके हुए हैं, ऐसा लग रहा होगा कि बकवास है, सब नहीं लग रहा होगा कि सब बन जा रहा है सर, काहे ऐसे कर रहे हैं, तो सब आ ही जाता है, यानी कि आप मेहनत किए हैं तब ना बन रहा है। और देखिए जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला कर रहे हैं, पेपर वाला ओरिजिनल एकदम, ठीक है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो, साइंस वगैरह सब चीज़ टोटल चीज़ पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना। मैथ अभी छोड़ा के अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो एकदम दबा दीजिए उस सब्सक्राइब वाला बटन, ऐसा दाबिए कि एकदम उजला से काला हो जाए मोबाइल आपका। ठीक है ना। देखिए जायसी पूछा गया, जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हैं? तो हैं प्रेम मार्गी, ठीक है ना, लव। चलिए सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये थे कृष्ण भक्ति धारा के, यानी कि आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सूरदास के पद उसकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो सूर सागर से, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। आपका तो आवाज़ कान तक मेरा नहीं पहुंच रहा है, पर आपका फीलिंग है, दिल का जो आवाज़ है मेरे पास पहुंच रहा है, ठीक है। अब देखिए बी वाला, सॉरी पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं, ज़्यादा खुशी में ही होता है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास का मूल नाम पूछा गया है, तो क्या था? राम बोला था। तुलसीदास का नाम क्या था? राम बोला। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और भी आई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सारे पूछते हैं, ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, याद रखिएगा, ये नहीं कि सोचिए कि आलतू फालतू नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बोला। अब देखिए तुलसीदास का पत्नी का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? तो नाम था उनका रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लें, अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक तो लग रहा था। चलिए फिर से कॉपी शुरू हो गया। नवादास की दीक्षा गुरु पूछा गया यहाँ पे, कौन थे? तो कौन थे नवादास के? तो वे थे स्वामी अग्रदास, यानी कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना कम समय में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। झूठ का 4 ऑप्शन और नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम सीधा सीधा सटीक पढ़ेंगे एकदम आराम से, और एग्जाम में धुआं करके आना है, ठीक है। चलिए भक्तिमाला का रचनाकार पूछा गया है, कौन है? तो कौन है? नावादास। भक्तमाल का क्या है? भक्तमाल का रचनाकार कौन है बाबू? नावादास है, ठीक है। शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा गया है, तो बीराजी नाम था। क्या नाम था? बीराजी, यानी कि आपका डी हो जाएगा। भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? भवानी जी क्या भूषण जी का क्या कृति है, ठीक है ना, शिवा भावनी, और छत्रसाल दशक है जब इन्हीं का है, ठीक है ना। ये तीनों जो है इन्हीं का है, पर ये जो राधा रस केली है, ये तो क्या करते हैं इसको, लव जो कह सकते हैं हम, तो ये तो है नहीं इनका, ठीक है ना, भूषण जी का, ठीक है ना। कुछ प्रेम टाइप का कुछ है, ठीक है, तो ये इनका नहीं है, ठीक है। तो आपका बी और ए और सी जो है तीनों याद रखिएगा कि भूषण जी का कृति है, ठीक है ना। याद रखिएगा तो फिर वहाँ पे छाटने के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा कि भूषण जी का कृति कौन कौन है? शिवा भवानी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं जी।
अब देखिए 31 वाला देखिए, मालती के पति का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? महेश्वर नाम था। कहानी तो पढ़े ही हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के हैं। कौन से? छायावाद के हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जरा बोल रहे हैं तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नहाएंगे एग्जाम के बाद हम लोग, ठीक है ना। हम भी पढ़ा ही रहे हैं अभी, तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और कहीं चक्कर पकड़ करना नहीं है अभी, लाल पिलहरा से बच के रहना है, ठीक है। और सबको मतलब जो मेल फीमेल है दोनों सबको बता रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। पर ये तो समाज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका वाद विवाद संवाद से, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए 34 वाला, जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक पूछा गया है, तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 35 वाला, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम पूछा गया है बाबू। माता पिता का नाम, पिता का नहीं माता पिता का नाम। अगर पिता का नाम सिर्फ पूछा जाएगा ओम प्रकाश के तो छोटा लाल हो जाएगा, और माता का तो मुकुंदी देवी, ठीक है। और दोनों का नाम पूछा गया तो मुकुंदी देवी एवं छोटा लाल, ठीक है। आगे बढ़िए 36 वाला क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक निबंधकार का नाम पूछा गया है, तो निबंधकार कौन है शिक्षा के? जो चैप्टर है उसका वो है जे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए 37 वाला, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया आपका। चलिए हम जवाब देते हैं, बताइए कौन है ये? कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर क्या मजाक है, यहाँ पे तो मारा हुआ है यही है, ठीक है ना। तो कौन है? ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति, ठीक है, ठीक है। ये सब रॉन्ग ऑप्शन, बाकी सब ये सब हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो क्या थी? तो था यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी? क्योंकि पुत्र वियोग के कारण, ठीक है, कि आपका ए हो जाएगा। ज़्यादा खुश नहीं होना है अगर बन रहा है तो, क्योंकि आपका इसके पीछे आपका मेहनत है तभी तो बन रहा है पूरा। अब बहुत खुश हो रहे हैं क्या सर, हमको तो सही सब बन जा रहा है सर, क्या ये सब तो मेरा नीचे है, सब नीचे है ठेहुना के नीचे है सर, माथा पर तो कुछ और है। कोई बात नहीं गुरु, आप पढ़े हैं तभी सब बन रहा है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम पूछा गया है, तो मुकुल नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है? मुकुल तो लड़का का भी नाम होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किस कवि ने सिल खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? तो कौन किए हैं? तो किए हैं, और कौन किए हैं? शमशेर जी किए हैं, शमशेर जी सिल खड़िया चौका, शमशेर जी बहादुर, ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखिए 42 हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो किसे? हिंदी का एडिशन, जैसे कहते हैं ना बल्ब का खोज किया था एडिशन, उसी तरह हिंदी का एडिशन कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? तो कर्म, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। हार जीत कैसी रचना है? तो क्या है? ए गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता। सारा हम टिक मार दिए थे ताकि आप भी देखें ना, डायरेक्ट दिमाग में उड़ते रहे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इस सब में जान तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि नदी के द्वीप के रचनाकर पूछा गया है, और आप याद भी रखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही VVI है, ठीक है। नदी के द्वीप के रचनाकर पूछा गया था, कौन है? यज्ञ हैं, ठीक है। अब देखिए सूरदास के पद में कौन भाव है? हास्य भाव, हास्य मतलब कि हंसने टाइप का, श्रृंगार भाव, श्रृंगार समझ रहे हैं बात को, वात्सल्य भाव या फिर शोक भाव, तो कैसा है? तो है वात्सल्य भाव, ठीक है ना, यानी आपका सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। नामवर सिंह के गुरु पूछा है, ठीक है, तो कौन थे नामवर सिंह के गुरु? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही VVI फेमस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे, ठीक है। 48 वाला देखिए,
इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे। ठीक है ना, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह कथन किसका है? तो भावे जी का था। ठीक है ना, भावे जी ये बोल रहे थे, ठीक है ना, कि इनसे ना कराओ ना, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। ठीक है, भाभी कह रहे थे, भाभी जी। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बाकी करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आप ज़्यादा उबिएगा मत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तिरिच कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो जादुई यथार्थ। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत है ये सब। देखिएगा, तिरिच कहानी है जो जादुई यथार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है। ठीक है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बताओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है? ठीक है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है बताइएगा? तो किससे लिया गया है? तो प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है। ठीक है ना, उसी से लिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया था। यहाँ पे मैं सारा आंसर टिक करके रखा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए क्या खो गया था? तो वो खो गया था आपका पंच परमेश्वर। ठीक है ना, यानी कि आपका डी बिल्कुल जहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो जा बच्ची सो जा। ये जो मतलब जो बोला गया है 21 लोरी शीर्षक पाठ से है। ये लोरी है किस शीर्षक पाठ से है? तो किससे है? ते है पेशगी से। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम। सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह है पेशगी से लिया गया है। ठीक है, मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो किस देश के थे? वो थे जर्मनी के। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यथार्थ के दौरान यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो किससे लिया गया है? तो लिया गया आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही भिभी आई है, समझ में आ रहा है? और जो हम क्वेश्चन जो पेपर आपको करवा रहे हैं ओरिजिनल पेपर वाला हिंदी का। ठीक है, और देखिए ये जो संदर्भ छेद आपको दिख रहा है ये हमेशा पूछते रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है? सचितानंद क्या लिखा हुआ है? सचितानंद का संदर्भ छेद क्या होगा? तो क्या होगा? सत्य प्लस चित्त प्लस, और चित्त में देखिएगा, चित्त में आधा ता होता है। ठीक है, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ठीक है, तो सचितानंद का क्या होता है संदर्भ छेद? सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य में भी आधा ता है और चित्त में भी आधा ता है, आनंद है। ठीक है, चलिए देखिए पुनर्जन्म का संदर्भ छेद क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? पुनः। ठीक है ना, पुनः में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग पड़ जाएगा, फिर जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, इनकी पुनः जन्म बन जाएगा। ठीक है, अब मंदिर में पूछा मंदिर कौन संज्ञा है? तो मंदिर क्या है? दुनिया में तो मंदिर बहुत सारा है, तो क्या एक तरह का ही है? तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, यानी कि आपका जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि बोलेंगे कि बैल, बैल क्या है? जातिवाचक है। अथी आपको बोल देंगे कि ताजमहल क्या है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बोलेंगे कि क्या हो जाएगा ताजमहल, तो व्यक्तिवाचक। लाल किला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे पूछे हैं मंदिर तो जातिवाचक। ठीक है ना, दुनिया में एक है हो जाएगा व्यक्तिवाचक, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको बोलेंगे भाववाचक। ठीक है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब कि सॉरी, फिर गिन भी नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब याद रखने का तरीका क्या रखिएगा भाववाचक के? कि जिसको हम प्लेट में नहीं ले सकते हैं वो है भाववाचक। जैसे कि ईमानदारी, चोरी सब ले सकते हैं प्लेट में, नहीं ना, तो बस भाववाचक हो गया। समूहवाचक क्या हो जाएगा? जो झुंड में रहे, जैसे कि ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं? आर्मी, आर्मी का झुंड बोल सकते हैं, बैलों का झुंड बोल सकते हैं, पशुओं का झुंड बोल सकते हैं, सब क्या समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इतना काफ़ी जान लिए। आगे मतलब फ्यूचर में पूछेगा तो जरूरी है बनाना। ठीक है, एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा आते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, क्योंकि एशिया एशिया क्या है? दुनिया में एक ही है, और एशिया में हम लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव, क्योंकि मोबाइल जो है यानी कि डिवाइस जो है मेरा वर्क नहीं कर रहा है, फंस रहा है। तो लगभग हम स्टार्टिंग क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, इसी में से आपका रहेगा। डोंट वरी, एकदम टेंशन मुक्त रहिए, है ना। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दे रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो। ठीक है ना, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 में आपका, उसके लिए तो साथ हम ही देंगे, क्योंकि 450 नंबर लाया है मेरे बच्चा लोग। तो अगर आप कहीं भटके तो फिर भटक जाएंगे, फिर बाद में रोइएगा
कि मम्मी रिजल्टवा नहीं लोगे, पापा नहीं लो हो, पापा लाएंगे लाठी, ले धड़ा धड़ा ले धड़ा धड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए पहले ही से, है ना। अब विश्वास जमा के रखिए। आपको हम इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो देखिएगा वीडियो भी अपलोड करेंगे। जो बच्चे मेरे जगह से पढ़ के जाएंगे ना, उनका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हाई लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंफर्म आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है ना आपका रिपीट हो रहा है। रिपीट क्यों हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही है। इससे पहले जो हम सब्जेक्टिव करवाए हैं उसमें भी ये 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा और देखिएगा, ठीक। और जो पिछला वीडियो है उसको देख लीजिए थोड़ा जाके, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा सा बताया है विस्तृत रूप से, इसमें हल्का शॉर्ट है, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा इसके जस्ट जाके बाद में, ठीक है। हम यहाँ पे लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे 2 वीडियो शो करेगा, ठीक है ना। जाके दोनों देख लीजिएगा, ठीक। चलिए पहले यहाँ पे ख़त्म करते हैं 10 क्वेश्चन जो है। जो क्वेश्चन में क्या है कि विष्णु कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो लिखेंगे हम क्या कि सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु एक महत्वपूर्ण पात्र है। थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ भी पूछेगा आपको से एग्जामिनर, क्या करना पड़ेगा आपको पहले बताना पड़ेगा कि हाँ ई कहानी से लिया गया ये पाठ और ये निबंध है कि एकांकी है, बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें ये पात्र है, ठीक है। अगर थोड़ा सा खुल के कर लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा और नंबर अच्छा देगा। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तरीका होता है लिखने का। तो चलिए अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको। सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु एक महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है। विष्णु मानक और मुन्नी की माँ है, ठीक है ना। विष्णु को अपने पुत्र मानक की चिट्ठी का इंतजार है और प्लस में पैसा का भी वेट करती है, क्योंकि जो मुन्नी है उसको शादी भी करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो वेट करते रहती है पैसा का और चिट्ठी का। ऐसे ज़्यादा चिट्ठी का भी वेट करेगी, ठीक है। मम्मी है तो मतलब कि, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि मालती कौन है ना। और इसके पति कौन है, उसका परिचय यहाँ पे बताना है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि मालती के पति का परिचय दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे, ठीक है ना। वह कभी कभी डिस्पेंसरी के छोटे से अस्पताल में रोगियों को भी देखते थे। वह सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे और 1:30-2 बजे लौटते थे और फिर शाम में 1 या 2 घंटे के लिए फिर दोबारा जाते थे वहाँ पर, ठीक है ना। और ये पूछेगा कि मालती के जो पति थे वो महेश्वर थे ना। तो महेश्वर जो थे वो किस बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन का, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा पूछा था वहाँ बता दीजिएगा, ठीक। और ये पूछ सकता है कि ऐसे कि ये कहानी जो है ये रोज है ना, ये कहानी कौन सा है मालती वाला, तो रोज है ना। उसमें पूछ लेगा आपसे ना कि गैंग्रीन बीमारी का जिक्र किस में हुआ है, तो बताना पड़ेगा कि हाँ इस पाठ में हुआ है, ठीक है। तो रोज में हुआ है बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्सव कौन और क्यों मनाया जा रहा है। तो देखिए कैसे आपको लिखना है आंसर, आपको लिखना होगा ऐसे कैसे। उत्सव शहर में रहने वाले समान नागरिक मना रहे हैं, ठीक है। उनके उत्सव मनाने का कारण निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे 3-4 कारण दे देंगे। यहाँ पे कौन कौन कारण है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 कारण कौन कौन है। एक तो उनको पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और क्या वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रहे हैं, है ना। तो उस खुशी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपना मौज मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे हम उन लोगों को सच बात तो बिल्कुल ही पता नहीं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे क्या कि इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब युद्ध में सैनिक मनाता था किसी को तो पता नहीं रहता है, पर जीत हो गया उसका खुशी से मनाता है, ठीक है। मेन तो दुख जब आने के बाद जब आ जाता है सब कुछ तब दुख मनता है ना। आगे देखिए कह रहा है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं और माता सीता कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो बता देना कि दीनहीन निर्बल हूँ। दीन मतलब गरीब, ठीक है। हीन मतलब कि समझ रहे हैं ना, छोटा टाइप का, ठीक है, नीच टाइप का। निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, ठीक है। तो तुलसी जो है
तुलसी जो है क्या, हम डायरेक्ट राम से बात नहीं करते हैं, हमेशा पहले क्या करते हैं, सीता माता को बोलते हैं, और सीता माता राम को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। प्रातः काल, हाँ, प्रातः काल का नव कैसा है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रातः काल का नव कैसा है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रातः काल का नव पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत होता था। ठीक है ना, उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूर्व में बिखरी सूर्योदय के पहले की ललिमा के कारण नभ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ललिमा मतलब कि जैसे कि होता है ना कि हल्का सा जब सूर्य जब होता है मतलब कि जब मतलब कि उगने लगता है तो क्या होता है, हल्का रेड टाइप का होता है, और जैसे कि आम जितना पका हुआ रहता है ना उस टाइप का दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर ललिमा शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 का ऑप्शन, 4 का जो आंसर है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतरसल की तलवार कैसी है, देखिए यहाँ पे बताना है आपको। तो क्या लिखेंगे हम, एक बढ़िया उत्तर लिखेंगे। चतरसल की तलवार रौद्र रूप धारण कर रखा है। उनकी तीक्ष्ण धारा वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह प्रलय सूर्य की तेज किरण से समान लगती थी। उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। ठीक है ना, उनका तलवार ऐसा था मानो शत्रुओं के सिरों की माला भगवान रुद्र को अर्पित कर उन्हें खुश करना चाहती हो। तो इस तरीक़ा से एक बढ़िया आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, बढ़िया आंसर एक लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी भी इसको लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं, और आपको इसको पढ़ के खुद से लिखना है। ठीक है ना, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। ठीक है, तो छत्रसल की तलवार कैसी है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, है ना। देखिए तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। तो पहला क्या लिखेंगे हम, देश को आज़ाद करने में तन मन धन के सहयोग से। ठीक है ना, सहयोग करना था, तो ये था अपेक्षा कि वो लोग हेल्प करेंगे, है ना, इकोनॉमिकली भी और अपने बल से भी। ठीक है, आगे देखिए लिखेंगे हम कि विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए ही अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करे, वे उनका परम कर्तव्य है। ठीक है, दिखा दे रहा है ना आपको, देख लीजिए ध्यान से। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, और जब ज़रूरत पड़े तो देश के लिए जंग में मैदान में भी कूद पड़े। ठीक है, और फोर्थ क्या लिखेंगे हम कि वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें। ठीक है ना, तो स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ो, है ना, थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए राजनीतिक का भी, आजकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। अब हम आगे क्या है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया। देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। ठीक है ना, अगर आर्थिक समस्या है तो एकमात्र उपाय क्या है, शिक्षा, है ना, शिक्षा को बढ़ाओ। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बड़ाहवा, मधुबन और भितरिया में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात महाराष्ट्र के आर्यकर्ताओं को दिया। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि संचालन है जो सही से हो। संचालन थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ है गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप खुद से सही लिखिएगा। ठीक है, संचालन, ठीक है, लिख लीजिएगा बढ़िया से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है ना, या फिर क्या है पूछ लेगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ओरावा भाषा में धागड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, है ना, जो कि भाड़े से लाया गया है। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासी के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक चंपारण लाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, बार बार बोल रहे हैं आपको। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित का व्याख्या करें। किसका करना व्याख्या, देखिए यहाँ पे कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, श्रम मतलब मजदूरी या मेहनत, ठीक है ना, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के षड्यंत्र ही था यह सब। ठीक है ना, तो
ये जो लाइन लिखा गया है इतना, इसको क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसको करते हैं एक्सप्लेन। तो क्या लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है। ठीक है, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि यह समाज लेखक की जाति के लोग से बहुत ही कठोर व्यवहार करता था, क्योंकि वो दास जाति के थे, है ना। दास जाति के लोग से थोड़ा सा सबको ही पहले क्या करता था, थोड़ा सा हिट रखता था, यानी कि नफरत रखता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, इन लोगों से काम बहुत लिया जाता था और मेहनत ताने की जगह मात्र गालियाँ ही मिलती थी। यह समाज अत्यंत क्रूर था, जिसमें मेहनत की कोई कीमत न थी, है ना, बल्कि ऐसा करके गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप इसका आंसर एक बढ़िया लिख सकते हैं। इसको कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि निम्नलिखित का व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे कह रहा क्या कि आज दिशाएं भी हंसती है। ठीक है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अगर इस तरीक़ा से आपको एक सेंटेंस शब्द दे दिया है बहुत बड़ा, तो इसको कैसे करना एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, इसको व्याख्या कैसे करना है देखिए। ये आपको दे दिया है सेंटेंस, कह रहा है कि इसका मतलब समझाओ। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, फिर से एक बार कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ पे, ये लिया गया कहाँ से, पहले ये लिखते हैं कि ये लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है आपका पुत्र वियोग से, है ना। और लिखी कौन है, तो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपने अपनी खुशी में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है ना। तो इस तरीक़े से इसका आप एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना कोई आपको कराता नहीं है जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, है ना, अपने शब्दों में। तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, ऐसे तो आप खुद से ही बढ़िया बढ़िया लिख सकते हैं एक अच्छा आंसर, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिएगा, पर यहाँ पे एक आइडिया ले लीजिए। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। ठीक है ना, वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक हैं। मेन पात्र कौन है, तो आपका उसने कहा था मैं क्या है, जो लहना सिंह है ये मेन पात्र है। ठीक है ना, लेखक ने कहानी में एक मिनट, गला सूख रहा है एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे कि लहना सिंह एक वीर सिपाही थे, वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह उभरा है। ठीक है ना, पूरी तरह से उभारा है, मतलब उन्हीं का जो मेन जो रोल है उजागर किया। ठीक है ना, कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। क्या क्या देखिए यहाँ पे, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। ठीक है ना, लवर थे। ठीक है, बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा। ठीक है, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि एक इंसान है, आदमी है। ठीक है ना, तो स्वामी लिखेंगे यहाँ पे। तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया है। ठीक है ना, उसमें भाग लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, भाग लिया है। ठीक है, आगे देखिए। सूबेदार ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन दिया, है ना। वचन दिया था क्या कि मतलब कि रक्षा करेंगे, क्या दिया था वचन, देखिए यहाँ पे। तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना, दे दिया, मतलब कि क्योंकि वो वादा किया था पहले से सूबेदार से, है ना। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित का व्याख्या करें। पूरा पश्चिम से आते हैं, नंगे ऊंचे नर कंकाल सिंहासन पर बैठा, उनके तमगे कौन लगाता है, इसका मतलब समझाना है आपको, ठीक है ना। इसका व्याख्या करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है आपका, तो कहाँ से, अधिनायक से लिया गया है, ठीक है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जनता आती है, ठीक है ना। यहाँ पर जनता लिखा हुआ है, गलती आधा ना होगा, ठीक है। जनता इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ठीक है। वह नंगे पाँव है, वह नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही है। इन गरीबों की कमाई भी सत्ता वाले लोग जो सिंहासन में बैठे हैं वही हड़प लेते हैं, है ना। गरीबों के पैसे से ही वह मेडल फूल की माला पहनता है। कवि यह प्रश्न करते हैं कि आखिर किनके दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठाकर इतना सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही इसका मतलब है। इसका आप मतलब बढ़िया से कॉपी में लिख के दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।